दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम परमाणु बम के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम परमाणु बम के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक खौफ पैदा हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमारे माइंड में एक क्यूरियोसिटी जन्म लेती है और हम ये सोचते हैं कि आखिर में ये बम होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसमें ऐसा क्या होता है जो इस बम को इतना खतरनाक या भयंकर बना देता है। इन्हीं सारी प्रश्नों का जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से भी ये नहीं कह पाइएगा कि आपको परमाणु बम के बारे में नहीं पता है या फिर आपको इसकी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है। परमाणु बम या परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु क्या होता है ये समझ लेना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं और ये परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किसी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी कक्षा में चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। पृथ्वी पर अभी तक 115 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो विघटित होकर अल्फा, बीटा और गामा जैसे किरणों को निर्गत करते रहते हैं और ये तत्व अस्थायी होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं। जिन तत्वों का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है वे तत्व अनस्टेबल होते हैं और डिसइंटीग्रेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन तत्वों का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से कम होता है वे तत्व स्टेबल होते हैं और उनका डिसइंटीग्रेशन संभव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आप यूरेनियम के ले लीजिए। यूरेनियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 235 होता है। किसी तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के आधार पर उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आसानी से निकाला जा सकता है। किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की भी संख्या माना जाता है। वहीं न्यूट्रॉन की संख्या को पता करने के लिए यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटाना होता है, यानी कि 235 माइनस 92 जो कि आपका आएगा 143, यानी कि यहां पे मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या 143 है। इसके आधार पर अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकालते हैं तो वो होता है आपका 143 डिवाइडेड बाई 92 जो कि आपका ग्रेटर देन आता है 1.5 से। ये वैल्यू जो ग्रेटर देन है 1.5 से ये सूचित करता है कि ये जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल है और ये डिसइंटीग्रेट करेगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक तत्व हम सोडियम ले रहे हैं। सोडियम जिसका परमाणु संख्या जो है 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। परमाणु संख्या को ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुल 11 मौजूद है। वहीं इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसके द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटाने के बाद यानी कि मास नंबर से अगर एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको आसानी से मिल जाएगा, यानी कि 23 माइनस 11 जो कि होता है 12। अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालें, यानी कि अगर हम n/p का रेशियो निकालें तो हम देखेंगे कि आएगा आपका जो वैल्यू वो आपका लेस देन 1.5 होगा। ये वैल्यू जो लेस देन 1.5 आपने पाया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो स्टेबल है और इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, यानी कि नो डिसइंटीग्रेशन। तो परमाणु बम बनाने के लिए हमें ऐसे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा हो, यानी कि वो तत्व अनस्टेबल हो और विघटित होने के बाद अल्फा, बीटा और गामा जैसे किरणों को निर्गत कर सके। परमाणु बम न्यूक्लियर फिजन प्रक्रिया पर काम करता है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में एक भारी तत्व या फिर यूं कहें तो एक भारी न्यूक्लियस
टूटकर या विघटित होकर दो हल्के छोटे छोटे न्यूक्लियस में बंट जाता है और साथ ही साथ एक भारी मात्रा में इस प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यानी कि न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस in which a heavy nucleus is split into two medium weight fragments with the liberation of an enormous amount of energy। यह पूरी की पूरी प्रतिक्रिया धातु के एक खोल के अंदर संपन्न की जाती है और यह प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। यूरेनियम 92-235 जब न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट करता है तो यह भारी न्यूक्लियस टूटकर दो हल्के न्यूक्लियस यानी कि बेरियम और क्रिप्टम, दो हल्के न्यूक्लियस यानी कि बेरियम और क्रिप्टम में विभाजित हो जाता है। बेरियम यानी कि 56-141 और क्रिप्टम यानी कि परमाणु संख्या 36 और द्रव्यमान संख्या 92। और साथ ही साथ इस प्रतिक्रिया के दौरान 2 या 3 मात्रा में न्यूट्रॉन भी जन्म लेता है। यानी कि 2 या 3 मात्रा में आप न्यूट्रॉन भी जन्म लेता है। साथ ही साथ एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा इवॉल्व होती है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि एक प्रतिक्रिया के दौरान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जो कि एक काफी बड़ी एनर्जी है। इसके बावजूद भी यह एनर्जी परमाणु बम जैसे घातक बम के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें वहां पे जरूरत होती है चैन रिएक्शन की, जिसके माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति की जाती है या फिर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो चैन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है? चैन रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया को कंटिन्यू रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि यूरेनियम है और यूरेनियम को जब न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो यह टूटकर दो हल्के छोटे तत्व या फिर न्यूक्लियस बेरियम और क्रिप्टन में विभाजित हो जाता है और इसके दौरान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। और साथ में जैसा आपको पता होगा कि 2 या 3 मात्रा में न्यूट्रॉन भी जन्म लेता है। लेकिन यहीं पे यह प्रतिक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है। ये न्यूट्रॉन जो इवॉल्व हुआ है वह फिर से इस बेरियम और क्रिप्टन के साथ बम्बार्डमेंट के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये बेरियम और क्रिप्टन को भी तोड़ देता है और बेरियम और क्रिप्टन टूटने के बाद फिर से 2 हल्के छोटे छोटे न्यूक्लियस में विभाजित हो जाते हैं और इस दौरान भी वैसे ही 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर से एनर्जी इवॉल्व होती है और साथ ही साथ 2 या 3 मात्रा में न्यूट्रॉन भी इवॉल्व होते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बार प्रतिक्रिया कराने का दौरान जब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इवॉल्व होती है तो ऐसे अगर ये प्रतिक्रिया बार बार कराई जाए तो कितनी बड़ी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। जी हां, इतनी बड़ी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जरूरी है क्रिटिकल मास का होना। ये क्रिटिकल मास क्या होता है? तो क्रिटिकल मास ऑफ ए फर्टाइल मटेरियल इज द मिनिमम मास ऑफ ए मटेरियल फॉर विच द रिएक्शन विल कंटिन्यू। यानी कि यहां पे फर्टाइल मटेरियल किसको कहा गया है? फर्टाइल मटेरियल यानी कि मटेरियल विच गो अंडर फिशन, यानी कि जो फिशन प्रतिक्रिया के अंदर जा रहा है उस मटेरियल को ही फर्टाइल मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि यूरेनियम यहां पे फर्टाइल मटेरियल है। तो फर्टाइल मटेरियल की मिनिमम मास यानी कि सबसे कम मास को ही क्रिटिकल मास कहा जाता है, जिस मास से नीचे जाने पर प्रतिक्रिया को अधिक देर तक कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। यानी कि अगर आपको चैन रिएक्शन को कंटिन्यू रखना है तो इस यूरेनियम की मात्रा को क्रिटिकल मास की मात्रा से अधिक रखना होगा। उदाहरण के तौर पे क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम 0.45 किलोग्राम होता है। यानी कि 0.45 किलोग्राम से अगर कम मात्रा की यूरेनियम को लिया जाए तो यह प्रतिक्रिया को कंटिन्यू नहीं रखा जा पाएगा। यानी कि यह प्रतिक्रिया बीच में ही कहीं समाप्त हो जाएगी। अगर प्रतिक्रिया को कंटिन्यू रखना है तो फिर क्रिटिकल मास से अधिक मास की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि यूरेनियम की 0.45 किलोग्राम से अधिक मात्रा को आपको लेना होगा ताकि इस प्रतिक्रिया को आप कंटिन्यू रख सकें। अगर यह प्रतिक्रिया कंटिन्यू नहीं हुई तो इससे प्राप्त ऊर्जा का परिमाण भी कम होगा, जो कि इस बम को
उतना घातक नहीं बना पाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 1 kg यूरेनियम जो होता है वो 17,000 टन TNT से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है। ये TNT क्या होता है? TNT का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूल। ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है। यानी कि आप 17,000 टन TNT को जब आप इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका यूज करते हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी ऊर्जा 1 किलोग्राम यूरेनियम के इस्तेमाल से होती है। परमाणु बम के फटने के साथ ही साथ एक बड़ी तेज फ्लैश के साथ बहुत बड़ी ऊर्जा इवॉल्व होती है, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा उष्मा बाहर निकलती है। इसके प्रभाव से वहां के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सूर्य के कोर से जो टेम्परेचर प्राप्त होता है या उष्मा प्राप्त होती है उससे भी कई गुना ज्यादा यह टेम्परेचर है। टेम्परेचर के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण से वहां पे गैसेस डिस्प्लेस कर जाती है, जिसके कारण वहां का प्रेशर सडनली फॉल कर जाता है। प्रेशर के सडनली फॉल कर जाने से और टेम्परेचर का सडनली इंक्रीज कर जाने से वहां पे एक वेव जनरेट हो जाता है जिसे हम शॉक वेव कहते हैं। ये शॉक वेव बड़ी ही लंबी दूरी तक गमन करने में सक्षम होता है और यह वेव जहां तक गमन करते हुए जाता है अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को विध्वंस कर देता है। दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम 16 जुलाई 1945 को यूनाइटेड स्टेट के द्वारा मैक्सिको में टेस्ट किया गया था। यह बम अमेरिका के एक प्रोफेसर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा बनाया गया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा तथा ताकतवर परमाणु बम RDS-220 है, जिसे सोवियत यूनियन के द्वारा 1961 में बनाया गया था। इस बम को सार बम के नाम से भी जाना जाता है। इस बम की लंबाई 8 मीटर और डायमीटर 2.1 मीटर है। दुनिया का सबसे छोटा बम W-54 डेवी क्रॉकेट है, जिसे अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। आइए अब बात करते हैं परमाणु बम के प्रभाव के बारे में, यानी कि इसके फटने से जो प्रभाव होता है उसको हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट की अगर बात करें तो जब परमाणु बम फटता है तो उससे एक काफी तेज फ्लैश निकलती है और साथ ही साथ काफी तेज ध्वनि निकलती है। तेज फ्लैश के कारण लोगों की आंखें को रोशनी भी जा सकती है और तेज ध्वनि के कारण कान से आदमी सुनना भी बंद कर सकता है, यानी कि वो बहरा भी हो सकता है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा अधिक होता है कि जहां पे ये बम फूटता है उसके आसपास के सभी क्षेत्रों को पूर्ण रूप से विध्वंस कर देता है। यहां तक ही नहीं बल्कि ये पृथ्वी के गति को भी प्रभावित करता है और यूं कहें तो इसके फटने के समय कई जगहों पर भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है और पृथ्वी पर कई हलचलें उत्पन्न हो जाती है। वहीं बात करें इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट की तो आप समझ सकते हैं कि इसके फटने से जो रेडिएशन निकलती है वह रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है और इसके जेनेटिक्स इफेक्ट भी होते हैं, यानी कि यह हमारे आने वाली पीढ़ी तक को भी प्रभावित कर सकती है। आने वाली जनरेशन भी आपकी विकलांग और अपूर्ण पैदा होती है और विकसित पैदा होती है। अगर परमाणु बम के प्रभाव को अच्छे से महसूस करना है तो याद कीजिए कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उस बम के प्रभाव के कारण से करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई थी और कहीं से कई ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। साथ ही साथ उसका जेनेटिक प्रभाव इतना अधिक था कि आज तक भी जो वहां पे बच्चा पैदा होता है वो विकलांग या फिर अपूर्ण पैदा होता है। हालांकि जापान एक मेहनती देश है और वह अपने टेक्नोलॉजी या मेहनत के दम पर उसने इस चीज को काफी हद तक रिकवर कर लिया है और वो इस गम को काफी हद तक भुला चुका है। दोस्तों,
मेरा एक प्रश्न आप सभी से है कि क्या ये परमाणु बम किसी विध्वंसक कार्य के लिए ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए? क्या परमाणु बम का उद्देश्य मानव सभ्यता को नष्ट करना ही होना चाहिए, या फिर हम परमाणु बम को सही चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आज दुनिया में ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अगर दुनिया को एनर्जी से परिपूर्ण करना चाहें तो यह शायद काफी अच्छा कार्य माना जाएगा। लेकिन आज सभी के सभी देश इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विध्वंसक से विध्वंसक हथियार बनाने में लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे हथियार कभी भी मानव सभ्यता के लिए सही नहीं है। आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी आपसे वो प्रश्न करेगी कि क्या आप लोगों ने साइंस को या फिर इस टेक्नोलॉजी को इसलिए डेवलप किया था ताकि आने वाली जनरेशन उससे प्रभावित हो, या फिर यूं कहें तो पूरी की पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाए? और इसका जवाब आपको देना होगा।